करेंगे वो बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में। आपातकाल क्या होता है, कैसे लगता है, कितने होते हैं, तो इन सब के विषय में आज आपको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो यह है कि संविधान के भाग 18 में, लिख लो, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है। आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है 352 टू 360। आगे देखो, भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था है। भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था है। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल। जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल है आर्टिकल 360। तो इनके विषय में आज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में। हेडिंग बना लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है राष्ट्रीय आपातकाल में, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसे लगाया कब कब जाता है? इसे 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है। कौन कौन सी? पहली है युद्ध, दूसरी है बाह्य आक्रमण, और तीसरी है सशस्त्र विद्रोह। तो कितने ग्राउंड पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? 3, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लिख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 253 लिखो, अनुच्छेद 353 तथा 354 के तहत, अनुच्छेद 353 तथा 354 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभावों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभावों का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 358 और 359 में, तथा अनुच्छेद 358 और 359 में आपातकाल की उद्घोषणा का मूलाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव, आपातकाल की उद्घोषणा का मूलाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में चर्चा की गई। तो अब बात आपको पता चला 3 प्रकार की है इमरजेंसी और 3 आधारों पर लगाई जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस प्रकार होती है। तो इसकी घोषणा में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब कभी राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई।
कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी कारणों से कोई ऐसी स्थिति है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण सुरक्षा संकट में है, तो वह देश के पूरे देश में या देश के छोटे से विभाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि राष्ट्रीय आपातकाल आशंका के आधार पर भी लगाया जा सकता है कि युद्ध की आशंका है। प्रैक्टिकल चीजें युद्ध शुरू होने के बाद तो लगाओगे नहीं कि हाँ युद्ध की आशंका है, लगा सकते हैं, दंगों की आशंका है, लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगली महत्वपूर्ण बात, ये आप इन शॉर्ट लिखते हुए चलिएगा कि मूल संविधान में जब संविधान बना था तब मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था। लिख लो, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संशोधन या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा बदल दिया गया। अब एक चीज और याद रखना, आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी भी शब्द एग्जाम में दे सकता है। तो यहां तक क्लियर, राष्ट्रपति ने 3 आधारों पर उन्हें लगा आशंका हुई और वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। यहां तक क्लियर है ना, यहां तक कोई समस्या नहीं है, संकट सामने हो, आशंका हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करता है, लिख लो, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे दे। मंत्रिमंडल उन्हें लिखित में देगी कि सर ऐसे, मंत्रिपरिषद या संसद की बात नहीं हो रही, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और कुछ मुख्यमंत्री उन्हें लिख कर दें कि देश में ऐसी समस्याएं हैं और आप आपातकाल की उद्घोषणा कर दीजिए, ठीक है। लिखकर लिखित सूचना उसे देंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि लिखित सूचना की अनिवार्यता 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। लिखित सूचना की अनिवार्यता कब जोड़ी गई है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो उल्लेखनीय है कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, जो, आपको नाम लिखना नहीं है, ठीक है ना, नाम किसी प्रधानमंत्री का किसी एग्जाम में कहीं भी आपको नहीं लिखना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति लिखिए, ठीक है। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, हम बता दे रहे हैं आपको, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की राष्ट्रपति को संसूचना भेजकर गुप्त रूप से आपातकाल की उद्घोषणा करवा दी। उन्होंने राष्ट्रपति को सूचना भेजी कि आंतरिक अशांति का माहौल है, इस आधार पर उन्होंने आपातकाल लगवा दिया और मंत्रिमंडल को उद्घोषणा के बाद सूचित किया गया था। तो यह एक प्रकार की निरंकुशता थी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए यह प्रावधान किया गया, ठीक है, क्लियर। अब महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी उद्घोषणा को, लिख लो, राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी उद्घोषणा को किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा या बाद में की गई उद्घोषणा, किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा परिवर्तित कर सकता है या वापस ले सकता है, ठीक है। उद्घोषणा को परिवर्तित करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक है, किंतु उसे वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एग्जाम में अगर वो डाल देगा ऑप्शंस में तो आप समझ नहीं पाओगे, घूम जाओगे भाई, ठीक है। लिखित सूचना परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसे वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है, क्लियर। आगे एक महत्वपूर्ण चीज, राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति को यह इसमें पहले लिख लो कुछ। राष्ट्रपति भिन्न आधारों पर भिन्न उद्घोषणाएं जारी करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति भिन्न आधारों पर भिन्न उद्घोषणाएं जारी करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति 38वें संविधान संशोधन राष्ट्रपति को यह शक्ति 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा प्रदान की गई है, अलग अलग उद्घोषणाएं जारी करने, ठीक है ना। इसके लिए अनुच्छेद 352 में, इसलिए अनुच्छेद 352 में खंड 9 जोड़ा गया है। खंड 9 जोड़ा गया है। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा की गई थी, जबकि उस समय 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल प्रवर्तन में था। 71 में आपातकाल चल रहा था, 75 में दोबारा घोषणा की गई, इसलिए 38वें संशोधन द्वारा खंड 9 जोड़ा गया, अलग अलग आधार पर अलग अलग उद्घोषणाओं के लिए, ठीक है। 1975 की उद्घोषणा को वैधता प्रदान करने के लिए ही 1975 की उद्घोषणा को वैधता प्रदान करने के लिए ही 38वें संविधान संशोधन द्वारा खंड 9 के प्रावधान को अंतः स्थापित किया गया। अलग अलग आधार, अलग अलग उद्घोषणाएं। 38वां संशोधन में नवा खंड जोड़ा 352 में। यहां तक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, ठीक है। राष्ट्रपति करेंगे, लिखित परामर्श पर करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई यहां तक, गुड। अब बात करते हैं उद्घोषणा का अनुमोदन, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन। इसमें क्या होता है, हेडिंग बनाओ, उद्घोषणा का अनुमोदन। उद्घोषणा का अनुमोदन। तो इसमें जो चीज आपको याद भी रखनी है, लिख भी लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा, ब्रैकेट में लिख देना, सिवाय वापस लेने की उद्घोषणा की, सिवाय वापस लेने की उद्घोषणा की, राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जानी चाहिए, यदि दोनों सदन उद्घोषणा को 1 माह के भीतर, यदि दोनों सदन उद्घोषणा को कितने समय, 1 माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते हैं, तो उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। अब महत्वपूर्ण क्या है इसमें, जो उद्घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिखित परामर्श दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया आपातकाल, उसके बाद वो उद्घोषणा लोकसभा और राज्यसभा में रखी जाएगी, विशेष बहुमत से दोनों जगह से वो पारित होनी चाहिए 1 माह के अंदर। अगर वो 1 माह में पारित नहीं होती तो उद्घोषणा स्वयं समाप्त हो जाती है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किंतु यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है, किंतु यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो या
1 माह के दौरान उसका विघटन हो जाता है। 1 माह के दौरान उसका विघटित हो जाता है। उद्घोषणा के दौरान अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, चलो लिख लो पहले, विघटन हो जाता है और राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो, तो राज्यसभा द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद होने वाली प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर उसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। लोकसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अन्यथा उद्घोषणा या आपातकाल प्रवर्तन में नहीं रहेगा। समझ में आई? सपोज करो आपातकाल लग गया और उसके बाद लोकसभा का राज्यसभा ने भी उसे अप्रूव कर दिया और इस दौरान क्या हुआ, लोकसभा का विघटन हो गया। इस समय क्या हुआ, लोकसभा का विघटन हो गया। तो अगर कोई नई लोकसभा जब बन के आएगी तो उसे अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा से पारित करानी होगी, अन्यथा आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो याद रखना क्या है कि आपातकाल के दौरान भी लोकसभा का चुनाव कराया जा सकता है। क्लियर? पैराग्राफ चेंज करके लिखो। उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प, उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। इसे विशेष बहुमत भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? कुल सदन संख्या के कितने बहुमत द्वारा, मतलब 50% + 1, और जो उपस्थित हैं उनके 2/3 बहुमत। ठीक है, दोनों पूरा होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं उद्घोषणा की अवधि की। तो इसमें लिखिए, एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि इसे इससे पहले वापस नहीं लिया गया है तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, यदि पहले ही वापस ना ली गई हो, ब्रैकेट क्लोज। 6 माह की अवधि की गणना महत्वपूर्ण है, चाहे अंडरलाइन कर लें। 6 माह की अवधि की गणना दूसरे सदन द्वारा संकल्प के पारित किए जाने की तिथि से की जाती है। दूसरे सदन द्वारा संकल्प के पारित किए जाने की तिथि से की जाती है। उसे 6 माह से आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों का पुनः अनुमोदन आवश्यक है और संसद के दोनों सदनों द्वारा जितनी बार उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित किया जाता है, उतनी बार 6 माह की अवधि के लिए उद्घोषणा प्रवर्तन में बनी रहती है।
ठीक है, अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हो अनुमोदन कर करके 6 माह। चलिए, इसके बाद बात यहां तक समझ में आया। विशेष बहुमत से दोनों सदनों द्वारा पारित हो गई, 6 माह की अवधि है उसकी, दोबारा आगे बढ़ाना है, दोबारा संसद के दोनों सदन उसका अनुमोदन करेंगे विशेष बहुमत से। इस तरह से होते आप अनिश्चित काल तक आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं उद्घोषणा की वापसी की, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। इसमें क्या होता है, उद्घोषणा, हेडिंग बना लो, उद्घोषणा की वापसी। इसमें क्या है ये भी समझो, देखो समझो, देखो दोनों काम करो। आपात की उद्घोषणा को, आपात की उद्घोषणा को राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा, बाद में की गई उद्घोषणा, पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं। ध्यातव्य है कि वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। लोकसभा को भी आपातकाल की उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा को भी आपातकाल की उद्घोषणा वापस कराने का अधिकार दिया गया है यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित कर देती है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य है यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की, यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/10 भाग सदस्यों द्वारा, 1/10 भाग सदस्यों द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को, आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की लिखित सूचना, प्रस्तावित करने के आशय की लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को, ब्रैकेट में जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो, लोकसभा अध्यक्ष को, ब्रैकेट में जब लोकसभा सत्र में हो, या राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति को, ब्रैकेट में जब लोकसभा का सत्र, लोकसभा सत्र में ना हो, ब्रैकेट बंद, दी जाती है तो यथा स्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति, तो यथा स्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति ऐसी सूचना की प्राप्ति से 14 दिन के अंदर, ऐसी सूचना की प्राप्ति से 14 दिन के अंदर संकल्प पर विचार करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक बुलाता है। यहां तक बात समझ में आई। राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं अपनी बाद में की गई उद्घोषणा के द्वारा। लोकसभा के 1/10 सदस्य सूचना भेजें लोकसभा अध्यक्ष को, अगर लोकसभा चल रही है, सत्र में है, नहीं है तो राष्ट्रपति को। ऐसी सूचना प्राप्त करने के 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की विशेष बैठक बुलाएंगे। उस विशेष बैठक ने अगर साधारण बहुमत से आपातकाल की वापसी का प्रस्ताव पारित कर दिया तो राष्ट्रपति उसे वापस ले जाएंगे। क्लियर यहां तक? यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे लिखिए कि उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट क्या क्या होते हैं। उद्घोषणा का प्रभाव उद्घोषणा का प्रभाव, इसे भी लिखते चलिए साथ के साथ। आपात के प्रवर्तन के दौरान, आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
राज्यों को यह निर्देश देने तक हो जाता है, राज्यों को यह निर्देश देने तक हो जाता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करें, किस रीति से प्रयोग करें। अर्थात आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, अर्थात आपात की स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल की शक्ति पर अधिकार किसका हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो उन्हें बता सकती है कि आपको कैसे और क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहला इफेक्ट। ठीक है, अगला इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट या पैराग्राफ चेंज कर लो। संसद की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य सूची तक हो जाता है। संसद की विधायी शक्ति, या ऐसे देखो, संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है, विधायन करने की शक्ति का विस्तार हो जाता है। वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। याद रखना कि इस दौरान विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति निलंबित हो जाती है, समाप्त नहीं होती, निलंबित हो जाती है। ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई विधि, संसद ने कोई विधि अगर बनाई है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है, 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। इसके आगे लिख देना जो आपने लिखा है आर्टिकल 250, आर्टिकल 250। पैराग्राफ चेंज करो। यदि आपात उद्घोषणा, यदि आपात उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र की केवल, भारत के राज्य क्षेत्र की केवल किसी भाग के लिए की गई है, किसी भाग के लिए की गई है, तो संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, तो संघ की या केंद्र की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति या संसद की राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति का विस्तार, या संसद की राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति का विस्तार उन राज्यों के संबंध में भी होगा, उन राज्यों के संबंध में भी होगा जिन पर उद्घोषणा प्रवर्तनशील नहीं है, जिन पर उद्घोषणा प्रवर्तनशील नहीं है, यदि उसकी सुरक्षा, यदि उसकी सुरक्षा उन राज्यों के क्रियाकलापों के कारण, उन राज्यों के क्रियाकलापों के कारण जिनमें उद्घोषणा प्रवर्तन में है, जिनमें उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संकट में है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए किसी एक राज्य में आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसी एक राज्य में की गई और लगता है कि पड़ोस के 3 राज्य और हैं, तो इस राज्य की में जिसमें आपातकाल लगा हुआ है, इसके कारण और आसपास के राज्यों में परेशानियां हो सकती है, तो संसद को उस राज्य में तो कानून बनाएगी या विधि बनाएगी या तो उस राज्य के मामलों में कोई भी विधायन करेगी ही जिसमें आपातकाल लगा है, साथ साथ उन राज्यों में भी करेगी जहां पर खतरा मंडरा रहा है उस एक राज्य की वजह से। समझ में आई बात? क्रिस्टल क्लियर रखिएगा माइंड में, क्योंकि अगर यूपीएससी की भी बात करें तो ये ऐसा टॉपिक है या वहां भी मेंस राइटिंग में क्वेश्चन आता है। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो एग्जाम्स हैं उनमें भी। अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हुआ तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका गया। चलिए अब अगले पॉइंट पे लिखिए आगे क्या होता है। यहां तक क्लियर? ठीक। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान, आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह संघ और राज्यों के मध्य, कि वह संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण से संबंधित, राजस्व वितरण से संबंधित उपबंधों में परिवर्तन या उपबंधों में परिवर्तन का आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। आपातकाल लगाए, देश की व्यवस्थाएं खतरे में है, देश खतरे में है, तो उस समय राजस्व राज्यों को थोड़ी दिया जाएगा, पहले सेना की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। अब एक चीज और समझिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए कि आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूलाधिकारों का निलंबन हो जाता है, मूलाधिकारों का निलंबन हो जाता है। आगे लिखिए इसी में, अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, तो लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त, तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। अतः राज्य कोई ऐसी विधि बना सकता है या कोई ऐसा कार्यपालिकीय कृत्य कर सकता है, क्या है, अतः राज्य ऐसी कोई विधि बना सकता है या कार्यपालिकीय कृत्य कर सकता है जो उन स्वतंत्रताओं में कमी करता है या उन्हें छीनता है, और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल लगाया तो आपके स्वतंत्रता का अधिकार खत्म, सरकार को बना सकती है देखते ही गोली मारने का आदेश, और अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो उस दौरान आप न्यायालय में उस बात मामले को चुनौती नहीं दे सकते, ना आपातकाल की अवधि में, ना आपातकाल समाप्त होने के बाद। समझ में आया? चलिए आगे लिखिए, ऐसी विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर तुरंत प्रभावहीन हो जाती है, तुरंत प्रभावहीन हो जाती है। यहां तक बात क्लियर आपकी समझ में आई? ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और लिख लीजिए, इसमें एक चीज और लिख लीजिए, तो इसमें आप नहीं जा सकते आगे। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लीजिए कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो, तो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूलाधिकार निलंबित नहीं होते, तो अनुच्छेद 19 द्वारा
दिए गए मूलाधिकार निलंबित नहीं होते। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 44वें संशोधन द्वारा यथा संशोधित। ठीक है, ये व्यवस्थाएं कब से हुई है? 44वें संशोधन द्वारा। अब बात करते हैं आर्टिकल 359। तो इसमें लिखिए अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार को, मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति दी गई है। निलंबित करने की शक्ति दी गई है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब राष्ट्रपति आदेश जारी कर कर, तब राष्ट्रपति आदेश जारी कर कर यह घोषित कर सकता है, यह घोषित कर सकता है कि भाग 3 द्वारा दिए गए मूलाधिकारों में से, कि भाग 3 द्वारा दिए गए मूलाधिकारों में से ऐसे अधिकारों को ब्रैकेट में लिखना अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ब्रैकेट बंद, जो आदेश में उल्लेखित किए जाएं, जो आदेश में उल्लेखित किए जाएं, प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार निलंबित रहेगा। प्रवर्तित किए जाएं, किसी न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार निलंबित रहेगा। यह आदेश पूरे भारत या उसके किसी राज्य के लिए हो सकता है। बताते हैं, देखो दोस्तों, यह आदेश पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि, मोटी मोटी एक चीज समझ लो, यदि आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई है तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड होगा। ठीक है, केवल 20 और 21 के अलावा युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में 20 और 21 में, अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूलाधिकार आपको दिए गए हैं, उन मूलाधिकारों को छोड़कर सभी मूलाधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। सभी मूलाधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। निलंबन का अर्थ क्या होता है? कि उस अवधि में या उस अवधि के बाद भी उस विषय में मामले को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। बात समझ में आई? आपातकाल अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो 19, 20 और 21 तीन आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी सब निलंबित किए जा सकते हैं। कौन से करेगा? ये राष्ट्रपति अपनी सूचना में या जो आदेश देगा उसमें वर्णित करेगा कि ये मूलाधिकार निलंबित किए जा रहे हैं। यहां तक बात अब समझ में आई? चलिए आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। जब राष्ट्रपति उक्त या ऐसे आशय का आदेश जारी कर देता है, ऐसे आशय का आदेश जारी कर देता है, तब उन अधिकारों के संबंध में जो कि आदेश में उल्लेखित है, राज्य कोई भी विधि बनाने या कार्यपालिकीय कार्यवाही करने के लिए सक्षम हो जाता है।
कार्यपालिकीय कार्यवाही करने के लिए सक्षम हो जाता है। ऐसी विधि या कार्यवाही को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उससे उन मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो याद रखना कि, या लिख लो, याद क्या रखना, लिख ही लो जब इतना लिख रहे हो तो। उल्लेखनीय है कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि वह तत्समय प्रवृत्त आपात की उद्घोषणा के संबंध में है तथा कार्यपालिकीय कार्यवाही आपात से संबंधित विधि के अंतर्गत की जानी चाहिए। अन्यथा उन्हें कार्यपालिकी कार्यवाही आपात से संबंधित विधि के अंदर की जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें राष्ट्रपति के आदेश का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। अगर ये आपने नहीं बताया है कि आपातकाल लागू है, इस कारण इस अवधि में ये कार्यवाही की गई, तो उनको राष्ट्रपति का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यहां तक कोई दुविधा किसी को किसी भी प्रकार की नहीं है। अब छोटी सी एक चीज और समझिए या और लिख भी लीजिए कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, देखो, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद को यह अधिकार होता है कि वह एक बार में एक वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दे, किंतु इसका विस्तार आपातकाल के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। समझ में आया? आपातकाल लगा हुआ है और आवश्यकता लगती है तो लोकसभा का कार्यकाल संसद के द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब सपोज करो कि एक कंडीशन और सपोज करके देखो कि लोकसभा विघटित हो गई, आपातकाल लागू होने के बाद लोकसभा विघटित हो गई और नया चुनाव नहीं करा पा रहे हम, तो लोकसभा विघटित होने पर और नया चुनाव ना कराए जाने पर बचती कौन है? राज्यसभा। तो जब तक नई लोकसभा गठित होकर नहीं आएगी, राज्यसभा अकेले 6-6 माह की दर से आपातकाल को आगे बढ़ा सकती है, या लोकसभा के ना होने पर राज्यसभा के माध्यम से भी आपातकाल को वापस लिया जा सकता है, याद रखिए। ठीक है, अब एक चीज और, आपातकाल के लागू रहने पर या इसे आगे बताएंगे, अभी रुक जाइए, जैसे राष्ट्रपति शासन में बताएंगे वहां आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहां तक आपको आज रुकना है। कल जो अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, वो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल दोनों ही आपके नेक्स्ट टॉपिक में कवर किए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।